इसके थ्रू जा रहा है आवाज, ये चालू रहना चाहिए। कैमरे के थ्रू जा रहा है। हाँ हाँ, उसमें भी माइक लगा हुआ है। काम नहीं किया तो कोई काम नहीं किया तो कैसे करेगा। इसको ये से करूँगा ना, चेयर डाल दूँ? नहीं नहीं लगेगा, ये सर लगेगा। आपको थोड़ा कम चिल्लाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन करें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप लोग सब अप्रेंटिस का क्या है? पीजी है। कितने लोग हैं यहाँ पर पीजी वाले? अच्छा, पीजी है। तो कब से आप लोग, कितना दिन हो गए? हाँ, कितने महीने? 1 महीने। साइट विजिट कोई किया है क्या? कुछ नहीं, अभी चोरी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली क्या है, पावर प्लांट का थोड़ा सा आइडिया विजुलाइज करने के लिए ना, आप इसको देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छी तरह समझोगे। ये क्या है कि बुक में पढ़ोगे आप, जो मैं पढ़ाऊंगा इसको विजुलाइज करोगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा क्लियर होता है। बहुत सारी चीज़ होती है जो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये छोटा सा होगा, लेकिन रियल में कुछ और रहता है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे कवर करेंगे, फिर मेरे ख्याल से साइड विजिट चालू होगा नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। तो वो ये टॉपिक बीओपी एरिया आता है। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ प्लांट। मेन हमारा जो मेन पावर प्लांट का मेन पार्ट होता है बीडीजी, यानी पावर टरबाइन जनरेटर। उससे हटकर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ प्लांट। और उसका एक अलग रोल है और मेजर रोल प्ले करता है। और समझ लीजिए प्लांट का एफिशिएंसी अप डाउन भी का भी परसेंटेज इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बीओपी एरिया में। तो सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम की बात जब कर रहे हैं तो यानी कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर और एक चिमनी, दो चीज ऐसा चीज है जो प्लांट के बाहर से दिखता है। क्या है क्या नहीं है वो तो अंदर से नहीं देख सकते, लेकिन बाहर से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि
ये कूलिंग टावर है, ये चिमनी। तो यहाँ पर दो प्लांट है हमारा, एक है 250 4x250 और एक 4x600। तो दोनों में हमारे कूलिंग टावर दो अलग टाइप से लगे हुए। कुछ आइडिया है क्या क्या लगे हुए? हाँ, क्या होता है? नेचुरल ड्राफ्ट, हाँ, नेचुरल ड्राफ्ट होता है डेंसिटी डिफरेंस के लिए, और एक ये आपका होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तो 250 में जो है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट यूज होता है, और मैं 250 से हूँ, तो थोड़ा सा 250 का डाटा आपको ज़्यादा दिखेगा इसमें, लेकिन पहले थोड़ा लॉजिक और फंडा समझते हैं क्या होता है। तो कूलिंग टावर एक्चुअली है क्या? कूलिंग टावर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या हो रहा है, हम वाटर का हीट को रिमूव कर रहे हैं। वाटर का हीट रिमूव कर रहे हैं कैसे? विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर एक मीडिया है समझ लीजिए। और क्या होता है कि हमें जो हम लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे पावर प्लांट का हो या कुछ भी हो, उसके जो उसके लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कितना कॉमन वे में मिल जाए हमें। तो एयर क्या है, सिंपल है, तो कहीं से भी हम उसको रिसीव कर सकते हैं। तो इस उसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं क्या है। कूलिंग टावर क्या है? जस्ट सिंपल हीट एक्सचेंजर है, वो हीट रिमूव कर रहा है और उससे एज ए रिजल्ट वाटर कूल हो रहा है। तो अगर इसका इफेक्ट जो प्रोसेस है, उसको एक प्रोसेस में अगर डिफाइन करें तो इवापोरेशन प्रोसेस में आ जाता है। तो हम कूलिंग टावर में अगर इवापोरेशन जो होता है वो कैसा है, उसकी बात करें तो वो भी किसी न किसी फैक्टर में डिपेंड करता होगा। तो ये उसी की बात कर रहा है। हीट मोस्टली ट्रांसफर इन टू वेज, एक कंडक्शन कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन मुझे लगता है ज़्यादा समझना की जरूरत है क्या होता है। कंडक्शन कन्वेक्शन आपका किसी भी सॉलिड या लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो कंडक्शन और रेडिएशन की तरह कन्वेक्शन। तो कंडक्शन कन्वेक्शन का दोनों का यूज हो रहा है आपका इसमें, आपका कूलिंग टावर प्रिंसिपल में, क्योंकि और एक सेकंड जो इवेपोरेटिव कूलिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। होल प्रोसेस जो है इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो जो इवेपोरेशन क्या होता है, हमारा जो वेपर प्रेशर, वाटर के टॉप लेयर में जो वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होता है, वो प्रेशर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा यानी कि वाटर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस बेसिस में वेपर प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज के होने से क्या होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे बता रहा था मैं कि इवेपोरेशन क्या कैसे होता है, क्यों होता है। ये कूलिंग टावर जैसे हमने देखा होगा सिंपल डायग्राम में, अगर एनडीसीटी की बात करूं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप यूज होता है हमेशा। ये हमारा हो गया सम्प एरिया। यहाँ पर हमारा कोल्ड वाटर स्टोर होता है, नेचुरल एयर आ रहा है और हमारा हीट रिमूव कहाँ से हो रहा है, ऊपर से हो रहा है।
तो ये उसकी बात कर रहा है कि इवैपोरेशन ऑकर्स व्हेन एयर एंड वाटर आर इन कांटेक्ट। अब जब क्या हो रहा है, हमारा ये हॉट वाटर कहाँ से इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने एक हेडर बना दिया है। हॉट वाटर है और यहाँ नोजल है। नोजल क्या करता है, वाटर को स्प्रे करता है। तो हॉट वाटर जो है, यहाँ से हमने ये हॉट वाटर कहाँ से आ रहा है, पावर प्लांट का कंडेंसर से आ रहा है। और हॉट कैसे हो रहा है इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये पहले यहाँ देख लेते हैं, ये हॉट वाटर जो आया और ये हॉट वाटर को हम यहाँ नोजल के थ्रू स्प्रे कर रहे हैं नीचे, ठीक है, स्प्रे हो रहा है। और यहाँ से एयर जो इंसर्ट हो रही है कोल्ड, वो क्या कर रहा है, इसका हीट को हीट को हीट जो यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है एज ए, यहाँ पर क्या होता है बीच में एक फिल्स पैक लगता है। यहीं पर क्या होता है कि आपका वाटर और एयर का कांटेक्ट में आता है। ये सरफेस एरिया बहुत मैटर करता है। और साथ में यहाँ पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो यहीं पर हमारा हीट का ट्रांसफर होता है। और जो आपका एयर जो है हाई टेम्परेचर लेते हुए अपवर्ड चला जाएगा और कोल्ड वाटर जो हमारा टेम्परेचर जो हमारा वाटर अप से आ रहा था वो कूल होकर सम्प में कलेक्ट हो जाएगा। तो ये उसी की बात कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है दोनों। ये अलग अलग तरीके का भी होता है, जैसे कि आपका ना ये आपका रिवर्स और सेम डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में होते हैं। तो जैसे इसमें क्या हो रहा है, एयर और वाटर जो है अपोजिट डायरेक्शन में उनका डायरेक्शन है। तो उसके साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हीट को फिल पैक में हीट जो है हमारा रिलीज करता हुआ जा रहा है। और तो वो प्रोसेस जो है इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है उसकी बात उसी को डिफाइन कर रहा है। इवेपोरेशन हो क्या रहा है कि हमारा जो वाटर के when air and water are in contact is caused by the direction water vapor pressure at the water surface droplet and in the air in the cooling tower। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका कूलिंग जो एयर इंसर्ट हुआ और रिमूव और बाहर से जो निकला, यहाँ पर leave the bottom of the fill is in contact with the entering air. Similarly, hot water entering the fill will be in contact with the warm air leaving the fillings. It should be noted at the top of the fill, the fact that the air is nearly saturated is compensated by the high water temperature and consequently high vapor pressure। अब जो इसकी बात कर रहा हूँ वेपर प्रेशर की, यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, जैसे जैसे हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ये क्या है, रिलेशन क्या है। वेपर प्रेशर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जितना वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है मतलब समझ लीजिए वो वेपर बनता जाएगा। तो वो वेपर जो है थ्रू आउटलेट रिमूव हो रहा है। और जो इसके ऊपर एक और ड्रिफ्ट एलिमेंटर लगा रहता है, ये धीरे धीरे पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये हो जाता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है। ये प्रोसेस हो रहा है कि वाटर जो है वेपर प्रेशर के कारण जितने मैक्सिमम कंडेंसर होकर जो डाउनवर्ड में सम पे कलेक्ट हो रहे हैं, बाकी वेपर हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। सर कितने हाइट से पानी गिरा रहे हैं, ये जो एनडी सिटी की बात करेंगे तो ये अराउंड आपका आपका 180 के आसपास होगा। पूरा तो 270 है, पूरा 220 है, 220 है टोटल। डाया हमारा डाया एग्जैक्टली याद नहीं होगा। कितना हाइट से नीचे भी स्प्रे कर सकते हैं।
ये देखिए आप सिंपल सा फंडा इसमें लगाना है, इसमें कुछ बड़ा रॉकेट नहीं है। अब अगर मान लीजिए पानी को मैं जितने हाइट से गिराऊंगा और वो उतना ज्यादा स्प्रेड होगा और उतना ज्यादा एयर से कांटेक्ट होगा, मतलब समझ लीजिए आप जितने छोटे बड़े पानी के पार्टिकल्स एटम्स को अलग अलग कर रहे हो ना, वो जितना उतना जल्दी कूल होगा। तो हम लोग उसको चाह रहे हैं कि जितना हाइट से गिराएंगे ना उतना एरिया कवर कर रहा है, बड़ा एरिया कवर कर रहा है, तो जितना उतना जल्दी कूलिंग होगा। आप सिंपल सा इस हाइट से गिराओगे पानी या आप यहीं से गिराओगे तो ये पानी, ये अगर वो नोजल की तरफ स्प्रे करोगे ना तो ये कूलिंग जल्दी जल्दी होगा। तो ये तो नेचुरल ड्राफ्ट वाला जो एनडीसीटी है उसकी बात हो रहा है। और हमारा जो जैसे 250 में ये आईडी इंड्यूस ड्राफ्ट जो है उसमें क्या होता है कि फैन लगा रहता है, और फैन क्या करता है, वो क्या वो एक नेगेटिव ड्राफ्ट बनाता है, नेगेटिव ड्राफ्ट बनाता है, और वो क्या करता है और जितना जल्दी हो सकता है वेपर को रिलीज करता है। तो उससे क्या होता है, हम लोग फोर्सली उसको कूलिंग कर रहे हैं, तो हमको कम हाइट में मिल जाता है। वो हाइट कितना होगा अराउंड बताओ? हाँ वो एनडीसीटी का 20 मीटर होगा सर, 4 मीटर होता है, बहुत कम उसका हाइट में हम लोग कूलिंग कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि वो उसमें हम लोग फोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि अमाउंट जो है ना, तो अब ये टोटल सरफेस एरिया हम लोग को इंक्रीज करना है जिससे हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स और ज्यादा एयर से कांटेक्ट में आए और फास्ट कूलिंग करे, और ये प्रोसेस को इवेपोरेशन कूलिंग बोलते हैं। अब ये एयर फ्लो जो है ना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये क्या होता है, क्या ग्रेटर द एयर फ्लो मोर कूलिंग एसिड, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन नहीं। जितना ज्यादा हम लोग एयर फ्लो लेंगे उतना ज्यादा वाटर कूलिंग करेगा हमारा। वाटर कूलिंग जितना जल्दी, हमारा मेजर गोल क्या है, वाटर को कूल करना है। अब ये सेकंड फैक्टर क्या बता रहा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर द एंटरिंग एयर हैज आल्सो इंपॉर्टेंट इफेक्ट। A low weight bulb temperature produces a lower leaving water temperature. अब वेट बल्ब टेम्परेचर ये एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सर जब एयर में मॉइस्चर होता है तो उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, जब मॉइस्चर नहीं होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हाँ, ये अगर सिंपल अगर बात करें तो एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। जब नॉर्मल एयर का टेम्परेचर लेंगे तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो गया। और वेट बल्ब क्या होता है, अगर मान लीजिए वेट बल्ब को मेजर करना है तो हम लोग इंडस्ट्री कैसे मेजर करते हैं, तो थर्मामीटर होता है, उसको वेट क्लॉथ कॉटन कुछ भी लपेट दिए। अब वो क्या हुआ है ना, वो जब एयर से कांटेक्ट में आता है तो वहां भी इवेपोरेशन होता है। वो क्या होता है आपका, वो जब कांटेक्ट में आने के बाद जो भी एयर का टेम्परेचर होगा उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो आपका एक सर्टेन वेपर रिलीज हो गया, और बाकी जो बच गया वो वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। तो वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा, ड्राई ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा तरीका हो गया जानने का। तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ना, यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर की बात इसलिए कर रहा है कि जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं एयर की तो एक वेट बल्ब टेम्परेचर उसका जानना जरूरी होता है। तो वो जितना लोअर साइड है उतना हमको इम्पैक्ट मिलेगा कूलिंग साइड, कूलिंग के लिए। तो जैसे कि बताते हैं ना कि हमारा कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, तो ये भी एक प्ले रोल करता है कि हमारा एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया एयर में, तो उसके कारण हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो वो भी एक रोल प्ले करता है, वही लिख रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसका, और जो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं उसमें दूसरा थ्योरी जो यूज होगा कूलिंग टावर में, और वो क्या है, पहला जैसा वेपर प्रेशर की बात कर रहा था। वेपर प्रेशर क्या होता है, वो आपका वाटर के टॉप सरफेस में के वेपर अपना जितना प्रेशर क्रिएट करता है वो प्रेशर जो है ना आपका वाटर का टेम्परेचर से बहुत मैटर करता है। अब वाटर जैसे नॉर्मल ठंडा है, उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। अब जैसे जैसे राइज करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है, उसके कारण क्या होता है ना, जल्दी और ज्यादा वेपर जल्दी वेपराइज होता है।
तो ये वेपर प्रेशर इवेपोरेशन जो रेट होता है ना वाटर का, उसमें वेपर प्रेशर का भी वेपर प्रेशर जो है के कारण ही हमारा इवेपोरेशन लो या हाई होता है। नेक्स्ट क्या है वर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? सिंपल सा है, बताइए। ये एयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है? परसेंटेज क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो जो है सिंपल वही है, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमको मालूम चल जाता है। जैसे कि हम आप गेट पर जाते हो देखते हो ह्यूमिडिटी भी लिखा रहता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लिखा रहता है। तो वो क्या होता है कि जस्ट आपका एयर में मॉइस्चर कितना है, वो परसेंटेज में हम लोग उसका यूनिट क्या परसेंटेज में हम मेजर करते हैं। तो ये भी हमारा कूलिंग टावर में का जब परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे या फिर उसके बारे में अंदर जब पैरामीटर जानना चाहेंगे तो ये भी हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट जैसे वेट बल्ब की बात कर रहा था, वही वेट बल्ब टेम्परेचर है। ये हमेशा लोएस्ट टेम्परेचर रहता है। जिससे ये वाटर जो इनलेट हो रही है उसमें जो एयर कूलिंग जो कर रहा है वो एयर में जो टेम्परेचर है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा लोएस्ट रहता है। नॉर्मली क्या रहता होगा आइडिया? एक जैसे एयर में वेट बल्ब टेम्परेचर क्या रहता होगा, मतलब अप्रॉक्स 25, 26, 27 के आसपास रहता है। तो अब नेक्स्ट क्या है? ड्यू पॉइंट। अब ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट जहां पर जो कंडीशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो ड्यू पॉइंट हो गया। ठीक है। अब कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस जब कैलकुलेट करते हैं तो कूलिंग टावर का कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी होता है। वो क्या क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक रेंज होता है। रेंज रेंज एक्चुअली क्या है? रेंज देखिए, जैसा कि वो डायग्राम में भी सिंपल दिख रहा है क्या कि हम जो हीट एक्सचेंज कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? वाटर का। कोल्ड वाटर इंसर्ट हुआ, हॉट वाटर इंसर्ट हुआ, कोल्ड वाटर हमारा आउटपुट हुआ। अब इसी को मैं पंप के थ्रू इसको पूरा अपने प्लांट में यूज करूंगा। तो ये जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का जो डिफरेंस है ये हमारा रेंज हो गया। ये हमारा डिफरेंस जो है हॉट वाटर कोल्ड वाटर डिफरेंस हो गया, रेंज हो गया। इसी को हमको मेंटेन करना है। और ये क्या होता है ना, जब कूलिंग टावर जब डिजाइन होती है, कोई प्लांट का कूलिंग टावर डिजाइन होता है तो उसको डिजाइनर जो है नॉर्मली क्या है कि उस एक पैरामीटर्स डिसाइड कर लेता है कि इतना होना चाहिए। आपका रेंज जो है ना इस रेंज में है। नॉर्मली क्या होता होगा आइडिया? जैसे 9 से 10 डिग्री का होता है। ठीक है। तो हमारा जैसे कि 250 में क्या है 9 डिग्री का उसका रेंज है। तब 9 डिग्री जो वाटर हम इंसर्ट कर रहे हैं हॉट वाटर वो कम से कम 9 डिग्री ड्रॉप होना चाहिए, तभी हम मान के चलेंगे कि मेरा कूलिंग टावर प्रॉपर इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। तो कम से कम 9 डिग्री ड्रॉप होना चाहिए। और धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे आउटपुट कम होता है ना 9 से 8 7 हो जाता है, तो उसके कारण हमारा अदर्स इंपैक्ट भी पड़ते हैं प्लांट में, रनिंग प्लांट में। तो वो क्या है कि रेंज जो होता है कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर जो का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। तो ये मेंटेन करने के लिए हमेशा इसका क्वार्टरली हम लोग कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं कि कूलिंग टावर में हमारे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ। तो अगर रेंज बढ़ गया तो इसके भी कुछ कारण है। ये कारण के कारण ही, ये प्रॉब्लम के कारण ही हमारा रेंज बढ़ रहा है। जो हमारा हीट ट्रांसफर का मीडिया है, फिल पैक है, वो कहीं चोक हो रहा है, नोजल चोक हो रहा है, या फिर हम क्वांटिटी ऑफ जो हीट फ्लो दे रहे थे वो कम दे रहे हैं। जो वाटर फ्लो जो होता है हमारा हर प्लांट का डिजाइन होता है कि इतना एक पंप इतना देती है और कंडेंसर में इतना फ्लो होना चाहिए। तो अगर वो कम हो रहा है, नेक्स्ट होता है किसका रेंज इंक्रीज हो रहा है, मतलब नहीं आप कूलिंग टावर जो है ना, कूलिंग टावर ये डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा अगर मान लो 10 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो रहा है कि मैंने 40 डिग्री का वाटर इंसर्ट किया और वो 30 डिग्री ठंडा होकर आ रहा है। अब वो मेरे लिए वो जो ज्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी मेरे लिए काम का नहीं है।
मेरा वैक्यूम जो है ना, कंडेंसर वैक्यूम, वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, वो मुझे वो भी मेंटेन करना है, मुझे वहाँ भी लॉस है और अपर साइड लॉस, तो मुझे मेंटेन करना है। रेंज जो होता है वो मेंटेन करना है मुझे। फिर नेक्स्ट क्या है, अप्रोच। अप्रोच क्या होता है, अप्रोच डिफरेंस क्या है, कूलिंग वाटर, जो कोल्ड वाटर है, आउटलेट कोल्ड वाटर जो टेम्परेचर है और वेट बल्ब का टेम्परेचर डिफरेंस है, वो रेंज है। वो आपका जैसे कि कूलिंग वाटर जैसे कि मान लीजिए हमारा आउटलेट 44 डिग्री निकल रहा है और रेंज हमारा 26 से 27, सॉरी वेट बल्ब हमारा 26-27 है, तो हमारा डिफरेंस 7-8 डिग्री का अगर बन के चल रहा है तो ठीक है, ये हमारा रेंज और अप्रोच मेंटेन है। नेक्स्ट होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या है, और रेंज और अप्रोच का ही रेशियो है, तो ये उससे उससे आप उसका पावर प्लांट कूलिंग टावर का इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो कूलिंग टावर का इफेक्टिवनेस नॉर्मली कितना रहता होगा, आइडिया? एक कूलिंग टावर कभी भी ना 100% एफिशिएंट नहीं होता है, कभी भी 100% एफिशिएंट कूलिंग टावर बन नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होता है वो क्या है, वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर के रिलेटेड ही। तो ये अगर ये 80 तक भी दे दे रहा है ना तो बहुत बढ़िया है। अब ये परफॉर्मेंस पैरामीटर की जो बात की है उसमें कुछ कैलकुलेशन है कि जैसे हम लोग कूलिंग का कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। अब ये कूलिंग का जब डिजाइन होगा तो सबसे पहले उसका कूलिंग कैपेसिटी निकालेंगे, उसका इवेपोरेशन लॉस क्या होता होगा, और लिक्विड और गैस का रेशियो क्या है, तो ये चीज को कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो जैसे कूलिंग कैपेसिटी, एक कूलिंग टावर का कैपेसिटी कैसे मालूम चलेगा, तो उसमें हीट रिजेक्टेड इन किलो कैलोरी आपको निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मास स्पेसिफिक और टेम्परेचर डिफरेंस, MC डेल्टा T। तो वो मास आपको पता है, स्पेसिफिक हीट पता ही है, और टेम्परेचर डिफरेंस निकाल, आपका रेंज जो बात हो रहा था उसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। इवेपोरेशन लॉस जो होता है ये थियोरेटिकली बोलता है कि 10 लाख किलो कैलोरी में 1.8 मीटर क्यूब का लॉस होता है। तो जैसे कि हमारा 250 में 540 मीटर क्यूब पर आवर जो है हमारा इवेपोरेशन लॉस का डिजाइन है। तो ऐसा करके हर एक कूलिंग टावर का इवेपोरेशन लॉस डिसाइडेड रहता है, डिजाइन रहता है। अब वो डिजाइन के हिसाब से वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर वो लॉस ज्यादा हो रहा है तो भी हमको परेशानी है, और कम हो रहा है तो भी मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इवेपोरेशन लॉस को बढ़ने नहीं देना है। इवेपोरेशन लॉस बढ़ेगा मतलब क्या होगा, कहाँ इफेक्ट दिखेगा, इसका दिखेगा आप लोगों को मेकअप में। मेकअप डीएम मेकअप, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, मेकअप ये एक तरह से क्या है कि वो ओपन साइकिल है जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ मेकअप जो है ना डिजाइन रहता है, क्योंकि वो तो सर्टन वाटर जो है वेपर, ऐसे फॉर्म ऑफ वेपर वो लॉस हो रहे हैं हमको, उसको मेकअप करने के लिए हम उसको कहीं ना कहीं वाटर मेकअप करते हैं। तो इवेपोरेशन लॉस जो है डायरेक्ट रिलेटेड टू मेकअप। अब मेकअप बढ़ रहा है मतलब समझ लो कि लॉस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है तो लॉस कैसे कम करना है उसको में एक्शन लेना है। और ये रेशियो बिटवीन वाटर एंड एयर मास फ्लो रेट, ठीक है। अब लिक्विड और गैस का रेशियो जो होता है ना वो डिजाइनर बोलता है दोनों सेम होना चाहिए। मेरा लिक्विड जो गिर रहा है ऊपर से और गैस जो नीचे से आ रहा है, ये दोनों कांटेक्ट आने के बाद ये दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। सेम तो होता नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो इसको हम लोग मेंटेन करके चलते हैं कि अराउंड मेरा क्लोज टू 0 हो, मतलब 1 से नीचे हो, ट्राई करते हैं हम लोग। ये जैसा ड्राइंग बनाया था उसी का ये इंडेक्स ड्राफ्ट जो 250 का है उसमें होता क्या है, इसका कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब क्या होता है कि हॉट वाटर यहाँ पर आ रहा है, हॉट वाटर यहाँ पर, हॉट वाटर जो है ना वो
प्लांट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंडेंसर से आ रहा है। कंडेंसर में क्या होता है, क्या होता है, करेक्ट। तो ये क्या होता है ना, टरबाइन का जो एलपी टरबाइन जो के नीचे हमारा कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर हम समझ लीजिए पावर प्लांट का अगर लॉस कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम लॉसेस कंडेंसर से होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैं इसको हीट को रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैंने जो हीट को गेन करने के लिए जो भी मैंने अपना कोल और स्टीम यूज किया उस सबको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो वहां पर मैक्सिमम लॉसेस होता है हमारा। तो वो कंडेंसर में जो लॉस हो रहा है कैसे वो अब मुझे, लेकिन वो जो स्टीम जो था वो तो हाई टेम्परेचर था, एलपी टरबाइन के भी एग्जॉस्ट में टेम्परेचर जो होगा वो भी तो काफी टेम्परेचर होगा। अब वो टेम्परेचर को कंडेंस जब कंडेंसेट में जाएगा तो मुझे एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो वो क्या करता है, उसको हम लोग कंडेंसेट जो बनता है उसको वो क्लोज साइकिल है हमारा स्टीम में, पावर प्लांट में तो जो स्टीम वाटर साइकिल है वो क्लोज साइकिल है। अब ये स्टीम से वाटर बना, वाटर से फिर मैंने इसको स्टीम बनाऊंगा, तो ये जो इसको जो वाटर बन गया, कंडेंसेट बन गया, अराउंड 45 to 46 डिग्री तक ले आता है हम लोग। वो टेम्परेचर डाउन होता है कैसे, वो कंडेंसर में जो ट्यूब के अंदर कूलिंग वाटर जो भेज रहा हूँ, अब ये वही कूलिंग वाटर जो गर्म हो गया है, अब ये वहां यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ आया, ये रेड में जो लाइन बना हुआ है हेडर बन गया, उसकी जो नोजल है, अब ये नोजल क्या कर रहा है, स्प्रे करता है। अब ये जितनी अच्छी तरह ये स्प्रेड होगा कूलिंग टावर में, उतने अच्छी तरह से हमारा सरफेस, जितना मतलब वाटर को समझ लो जितना सरफेस एरिया से कांटेक्ट में लाएंगे मैक्सिमम सरफेस एरिया, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा एज ए हीट ट्रांसफर। तो ये मैं अपना वाटर को यहाँ पर नोजल की तरफ स्प्रेड हो रहा है, और ये जो आपको जैसे बता रहा था ये पार्ट जो है इसी में एयर और वाटर कांटेक्ट में आ रहा है, ये फिल पैक है। ये क्या होता है ना, पीवीसी का मेटेरियल का बना रहता है, और वो आपका अप टू 50 का, फिर भी तो आप लोग इधर घूमते फिरते देखते ही होगा ना, दिखता होगा साइड से। तो ये कैसा अरेंजमेंट देखे होगा, ऐसे ऐसे करके पानी ऐसे स्प्रेड होता है, तो एक्चुअली क्या होता है वो टकरा टकरा के गिर रहा है अंदर में, करेक्ट 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 उस टाइप का ही रहता है। तो वो क्या होता है ना, वो वहां से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है ना टकरा रहा है, और यहाँ से एयर हम लोग ठंडा एयर दे रहे हैं, और ठंडा एयर आप जो आईडीसीटी में देखोगे ठंडा एयर कहाँ से लेता है, वो एटमॉस्फेयर से लेता है। तो कैसे लेता है, तो आप देखोगे ना कि ऊपर में कंक्रीट पार्ट है, बेस कंक्रीट है, बीच का दोनों साइड से ओपन रहता है, तो अपना नॉर्मल एयर दोनों साइड से ले रहा है। तो एक इसका एक ये भी जरूरी होता है कि हमको देखना है कूलिंग टावर के आसपास अनयूज्ड पेड़ पौधा तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है एयर का इंसर्ट के लिए। तो वो जैसे मतलब वो अब एयर जो है यहाँ से आ रहा है, और ये फिल पैक के थ्रू जो पानी ऊपर से स्प्रेड हो रहा है, ये दोनों कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो गए, जो कंडेंसेट जो वाटर था वो ठंडा होने के बाद यहाँ कलेक्ट हो रहा है, और बाकी जो वाटर वेपर जो बन गया है उस वो ऊपर जाता है। तो ऊपर में एक ड्रिफ्ट एलिमेंटर लगा के रखा है हमने। ड्रिफ्ट एलिमेंटर का फंक्शन क्या होता है, ड्रिफ्ट एलिमेंटर जो होता है ना, करेक्ट, हम अपना जो मॉइस्चर रिलीज कर रहे हैं वेपर को बाहर एटमॉस्फेयर भेज रहे हैं, तो मैं उसके साथ मॉइस्चर कंटेंट क्यों भेजूं, क्योंकि ये तो मेरा ही लॉस है, क्योंकि मैं इस पानी जो है जितना हो सके इसका मेकअप मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका सर्टेन लेवल मुझे मेंटेन करना है। तो ये पानी मुझे लॉस नहीं होने देना है। तो ये अब वो वेपर के साथ कुछ हेवी पार्टिकल्स वाटर के वो भी कैरी होते हैं, वो क्या है कि टकरा कर नीचे आ जाएंगे, तो वापस फिर ये कोल्ड वाटर बेसिन में कलेक्ट हो जाएगा, और फिर यही से हमने पंप लगा के रखा है, फिर यही पंप के थ्रू वाटर जो है पावर प्लांट के तरफ जाता है बीटीजी कंडेंसर। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, चाहे एनडीसीटी हो आईडीसीटी हो, दोनों का वही है।
एनडीसीटी में भी देख लो आप, इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सिलरी बसता है। कैसे बसता है? इसमें हम फैन यूज नहीं करते। सिंपल सी बात है, हम इसमें फैन यूज नहीं कर रहे, तो फैन का जो मोटर का इंस्टॉलेशन, मोटर जो कैपेसिटी जो ऑक्सिलरी हमको ले रहे थे, और पावर प्लांट में ये 1 kWh मतलब एक छोटा सा एक यूनिट भी हमारे लिए बहुत महंगा लगता है। उसको जितना आप बचा रहे हो, मतलब आप एपीसी यानी ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन को सेव कर रहे हो। तो यहाँ पर अब ये क्या है, इनिशियली इसका इरेक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारा फायदा हो जाता है। और ये नॉर्मली क्या है, इसको यूज़ कब करते हैं? इसको यूज़ करते हैं जब हमारा वाटर रिक्वायरमेंट, फ्लो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है, तो वहाँ पर नेचुरल ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं। कम में हमारा नॉर्मल में भी यूज़ हो जाता है। तो ये नीचे सब जगह वैसे ही है, एयर सक्शन ले रहा है, फिल्स है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है और ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, और बाकी एयर आउटलेट है। तो ये जो वाटर इंसर्ट हो रहा है ना, ये ज्यादा हाइट से नहीं हो रहा है, लेकिन हमने वेपर रिमूव करने के लिए ऊपर से हाइट तक बनाया हुआ है। सर आईटीसीटी में कितना टेंपरेचर डाउन होता है? 9 डिग्री रहता है। उसमें भी सर 9 डिग्री? हाँ, 8 to 9। अब क्या है, ये थोड़ा सा ये 250 का कूलिंग टावर जो है ना, उसका स्पेसिफिकेशन है। ये 250 में जो कूलिंग टावर है वो किस टाइप का है? इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो, यानी कि वाटर और एयर जो है रिवर्स डायरेक्शन में है। यहाँ पर हर एक यूनिट के लिए 14 नंबर्स ऑफ फैन है, सिटी फैन। आप देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो अलग अलग फैन फैन तो नहीं मालूम चलता होगा, आप ऊपर से देखोगे ना, एक हाँ एक लंबा लाइन लगा हुआ है। उसमें क्या है कि हमने क्या किया, हर एक सेल्स को डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ सब हमेशा चलता रहेगा, हर चीज का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है टाइम टू टाइम। तो मैं कम से कम बंद करके उसका अटेंड करके, इसलिए उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सेल्स में डिवाइड कर दिए। हर यूनिट में 14 नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं, 14 नंबर ऑफ फैंस है, और डिजाइनर बोलता है कि उसमें 13 को आप रनिंग रखो, 1 को स्टैंड बाय रखो। ठीक है। पर टावर, पर कूलिंग टावर में टोटल 40,000 मीटर क्यूब वाटर कंजप्शन, टोटल वाटर फ्लो करता है। ठीक है। अब ये 40,000 कहाँ से आ रहा है? ये भी हमारा सीडब्ल्यू पंप है, एसीडब्ल्यू पंप है, और थोड़ा बात कर लेंगे आगे में। डिजाइनर हमारा जो 250 का डिजाइन किया, वो क्या बोलता है कि इनलेट टेम्परेचर हम 42 तक आना चाहिए। जो इनलेट मतलब क्या हुआ? गर्म पानी, गर्म हॉट वाटर जो है इसके लिए इनलेट है कूलिंग टावर के लिए। और आउटलेट जो हो गया 33, मतलब ये तुमको 9 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप दे रहा है। तो ये 42 एक्सट्रीम कंडीशन में है, वेदर वाइज ये चेंज होता रहता है। इवेपोरेशन लॉस जो है 90% ह्यूमिडिटी, मतलब मॉइस्चर में 90% वाटर है, ड्रॉपलेट मॉइस्चर आपको एयर में 90% अगर मॉइस्चर है, उस केस में भी 520 तक लॉस करेगा। अब ये हमारे पास जो CW पंप है, कूलिंग वाटर पंप, जो कंडेंसर के अंदर में वाटर सर्कुलेट होता है, वो CW पंप है। ये आपको ये जो पीपीटी है ना, तो मेरे ख्याल से शेयर हो जाएगा, लिखने जो भी आप समझो। ये CW जो कंडेंसर में वाटर सर्कुलेट होता है, वो CW पंप के थ्रू होता है, कूलिंग वाटर पंप। तो हमारा जो कूलिंग टावर में देखोगे आप, तो 2 टाइप का पंप लगा हुआ है, एक CW पंप, एक ACW पंप। CW पंप हो गया कूलिंग वाटर पंप, और ACW क्या, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ तो होगा। तो ये CW पंप जो ना, स्पेसिफिकली सिर्फ कंडेंसर में ही सर्कुलेट करेगा, उसका काम और कुछ नहीं है, सिर्फ कंडेंसर में सर्कुलेट करके वहां का जो स्टीम है उसका हीट को रिजेक्ट करेगा, बस। और ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप क्या है? हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट है पावर प्लांट में, जिसको रनिंग में, जब रनिंग होता है तो उसको उसका बेयरिंग कूलिंग, बेयरिंग है, हर है उसका पार्ट्स है, बेयरिंग है, उसको कूल करना पड़ता है। जैसे ऑयल है, उसको कूल करना पड़ता है। टरबाइन का ऑयल है, वो एक टेम्परेचर तक हमको मेंटेन करना है, तो उसका कूलिंग के लिए हमको वाटर चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी वाटर पंप जो हम लोग वहाँ यूज करते हैं, उसका वो वाटर हम वहाँ यूज करते हैं। ACW पानी वहाँ यूज होता है। तो ये CW पानी जो है, जो कंडेंसर में यूज होता है, वो किस टाइप का पंप है?
वर्टिकल टरबाइन पंप है विथ मिक्स्ड फ्लोट इम्पेलर, और इसमें कितने हैं 10, ये 4 यूनिट की बात कर रहा है, हर यूनिट में 2 है और एक फेज वाइज है, मतलब जैसे कि स्टेज में आप 250 में जाओगे तो 2 यूनिट का एक स्टेज बना दिया, 2 यूनिट का एक स्टेज, तो फेज 1 फेज 2, स्टेज 1 मतलब 250 हो गया, स्टेज 2 मतलब 600 हो गया, तो स्टेज 1 जब 250 उसमें फेज 1 फेज 2 कर दिया गया। अब फेज 1 में क्या करते हैं, फेज 1 में हमने 4 पंप लगा दिया है, हर यूनिट के लिए 2 पंप है और एक्स्ट्रा एक स्टैंड बाई है, मतलब 5 हो गए और उधर भी 5 हो गए, तो 10 पंप हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें 8 पंप वर्किंग है, 2 स्टैंड बाई है, और जितने पंप है सिंगल स्टेज वाला पंप है। ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड आपका 490 है, एक पंप का डिस्चार्ज कैपेसिटी 18,000 मीटर क्यूब का है, और इसका हेड जो है 20 मीटर का है, और इसका एफिशिएंसी 92 है। वैसे सीडब्ल्यू पंप के सीडब्ल्यू था, अब एसीडब्ल्यू क्या किया हमने, हर यूनिट के लिए 2 है, और इसमें कोई स्टैंड बाई अलग से नहीं बनाया गया है, और एक चलता है। और जैसा एसीडब्ल्यू की बात करो तो सीडब्ल्यू में क्या होता है कि हम लोग जैसे अभी ठंडी का टाइम है तो 3 ही पंप चलाते हैं, 2 यूनिट अगर रनिंग है तो सीडब्ल्यू पंप 3 से ही हमारा मेकअप हो जाता है, 4 चलाने की जरूरत नहीं पड़ता। गर्मी के टाइम में कभी कभी 4 चलाते हैं, कभी 3 चलाते हैं, और एक स्टैंड बाई रखता है। तो वैसे एसीडब्ल्यू में क्या है कि एसीडब्ल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पंप है। ये अगर मैं यूनिट को रेडी कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एसीडब्ल्यू पंप चालू करूँगा, क्योंकि एसीडब्ल्यू पंप का जो कूलिंग लाइन है मेजर इक्विपमेंट में कवर कर रहा है, कंप्रेसर है वहाँ कूलिंग के लिए कवर कर रहा है, तो पहले कोई भी इक्विपमेंट चालू करता है तो पहले उसका कूलिंग अरेंजमेंट देख लेते हैं, तो उसके लिए एसीडब्ल्यू पंप सबसे पहले चालू करता है। तो एसीडब्ल्यू पंप जो है हर यूनिट में एक करके, एक रनिंग एक स्टैंड बाई है। और सर एसीडब्ल्यू मेजरली कहाँ पे वो कूलिंग प्रोवाइड करता है? आपका देखिए सबसे मेजर जो ये है टरबाइन कूलिंग जो होता है, टरबाइन मतलब टरबाइन वाटर, टरबाइन का ल्यूबल जो होता है ना, टरबाइन का ल्यूबल टेम्परेचर जो हम लोग अब ये रनिंग में जो टरबाइन का जो बेयरिंग है, बेयरिंग में कूलिंग के लिए क्या रेमेडी है, ऑयल है। ऑयल को कूल करने के लिए हमने एक प्लेट एक पीएचई लगा रखा है, प्लेट हीट एक्सचेंजर। अब उसको कूल करने के लिए हम वाटर सर्कुलेट करते हैं उसमें। अब वो वाटर सर्कुलेट कहाँ से हो रहा है, एसीडब्ल्यू का पानी है, तो हमको 50 डिग्री मेंटेन करना है, वहाँ कूलिंग हो रहा है। बॉयलर फीड पंप बीएफटी में जो उसका वर्किंग ऑयल कूलर है, उसको वो भी ऑयल है, वो भी हीट होता है, अब उसको कूल करने के लिए हमने कूलर लगा कर रखा है, तो वहाँ फिर वो एसीडब्ल्यू का पानी जाता है। कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर में भी आपका टेम्परेचर का जो ये एज ए कूलिंग मीडिया क्या है, वहाँ भी एसीडब्ल्यू का वाटर जाता है। इसके अलावा बॉयलर साइड में जाता है, बॉयलर साइड में जैसे कि मेजरली आपका जैसे कि जो मिल्स है, जो मिल है वो मिल में ल्यूबल जो सिस्टम है उसमें कूलिंग के लिए जाता है। तो ऐसे करके मेन पार्ट ये कवर करता है। इसका कैपेसिटी कितना है 3350, ठीक है, और ये 990 स्पीड का है। तो अभी ये क्या है ना कि मैं जैसे आपको ना 250 के डाटा ज़्यादा फॉलो कर दे रहा हूँ, मतलब आपको ये एक आइडिया। आप पावर प्लांट में देखिए, पावर प्लांट जितने वेराइटी, जितने मेगावाट हायर लोअर होंगे, अलग अलग उसके रिक्वायरमेंट बनेंगे। तो एक आप बेसलाइन समझ लो, एक बेसलाइन लो, चाहे 250 लो या 600 लो, तो उसके पैरामीटर्स या उसके रिक्वायरमेंट क्या है उसको जानोगे आप, तो उससे कंपेयर कर पाओगे। तो किसी भी को भी एक बेसलाइन मानकर उसका डाटा को आप फॉलो कर लो माइनिंग, तो उससे आप कंपेयर जब करोगे दूसरे प्लांट को, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें इतना है तो उसमें उतना है, तो क्यों है, ज़्यादा है क्यों है, कम क्यों है, फिर और क्वेश्चन आएंगे। तो ये 250 का जो टेक्निकल डाटा है उसमें और अंदर जाता है।
ये जैसे मैंने बता दिया, ये तो वही सब पॉइंट है यहाँ पर। ये जो है 13143 जो है ये कूलिंग वाटर पर सेल्स का फ्लो है, और यहाँ पर एयर का फ्लो भी दिया हुआ है 6-7, और जो बता रहा था मैं लिक्विड और गैस का रेशियो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए वो, लेकिन डिजाइनर यहाँ पर 1.95 तक का डिजाइन दिया हुआ है लिक्विड बाई गैस का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर जो कूलिंग टावर ने जिसने डिजाइन किया है उसने आप हमको बोला है कि आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर का 40.5 डिग्री है, तो आपको डिजाइन पैरामीटर्स मिलता रहेगा। वेट बल्ब यहाँ गलत दिया हुआ है, ड्राई वेट सेम दिया हुआ है। पर फैन का कैपेसिटी कितना है? 15 लाख के अराउंड मीटर क्यूब पर आवर, केजी पर आवर आपका एक पर फैन फ्लो देता है, और पर फैन जो है 39 किलोवाट का कैपेसिटी है। ये डाटा मेरे ख्याल से डिस्कस करने से अच्छा कुछ थ्योरी बात कर लेते हैं। ये हमारा प्लांट का एक छोटा मोटा ओवरव्यू है, जिसमें से कूलिंग टावर और कंडेंसर की बात हो रही है। तो ये वाटर फ्लो कैसे करता है, वाटर हमारा जो कूलिंग वाटर का जो है वो कैसे यहाँ पर फ्लो होता है। आप ये देखो, ये मान लो कि ये यूनिट 1 का कंडेंसर है और ये यूनिट 2 का कंडेंसर है और ये कूलिंग टावर हो गया। ठीक है, और ये क्या है? सम्प है जहाँ पानी कलेक्ट हो रहा है। अब ये ब्लू लाइन जितना देख रहे हो आप, ये क्या हो रहा है? ये CW का रिटर्न लाइन है। ठीक है, ये यहाँ पर से जो लाइन निकलेगी वो सप्लाई लाइन हो गया, और यहाँ से जो लाइन आप देख रहे हो एक सप्लाई है एक रिटर्न है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, सिर्फ CW की बात करते हैं। ब्लू वाला जो CW है और ये जो ऑरेंज कलर है वो ACW है। ACW मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा था। तो ये यहाँ से पंप से वो क्या किया, सप्लाई किया, सप्लाई सिंपल सा कंडेंसर में गया, कंडेंसर से रिटर्न हुआ, कूलिंग टावर चला गया। ये जो एक नॉर्मल हम लोग समझ में आता है कि ऐसे होता होगा। अब इसमें अलग क्या चीज है? अब जैसे एसिडब्ल्यू का भी वैसे ही है, यहाँ सम्प है, यहाँ से सप्लाई हुआ, और सप्लाई होने के बाद इसको हमने क्या किया है, यहाँ एक हेडर बनाया है, और ये पीएचई है, जो मैं पीएचई की बात कर रहा था, प्लेट हीट एक्सचेंजर है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये जो कूलिंग वाटर का पानी है ये डायरेक्ट हम लोग ऐसा जगह में नहीं यूज कर सकते जहां पर स्टीम से कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि वो स्टीम से जहां पर भी तुम्हारा आपका बीएफपी हो या फिर जो भी टरबाइन साइड में हो गया, तो वहां पर डीएम वाटर यूज होता है। डीएम वाटर क्या? डीमिनरलाइज वाटर। तो वो क्या है कि अगर इनकेस किसी से कांटेक्ट में आया भी तो हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये सिंपल रॉ वाटर रहता है। रॉ वाटर में अपना केमिकल डोजिंग करने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर यूज होता है। इसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये पीएचई में क्या होता है, पीएचई में जो हम डीएम वाटर जो यूज कर रहे हैं, वो उस डीएम वाटर को कूल करने के लिए एसीडब्ल्यू का पानी सर्कुलेट होता रहता है। पीएचई में डीएम वाटर है और उसको रिवर्स फ्लो में हमने एसीडब्ल्यू का पानी दिया है। वो क्या कर रहा है, यहाँ से कूल हो जा रहा है, ये सप्लाई हेडर है, फिर ये रिटर्न हेडर जा रहा है, और जाने के बाद वापस ये सम्प में चले जा रहा है। अब सम्प के थ्रू कूलिंग टावर से कूलिंग हो रहा है। इसमें हमने क्या किया है, आप देखोगे ना वहां ऊपर में एक ऑरेंज और ब्लू जो है ना एक बार कांटेक्ट में आ रहा है। वो हो क्या रहा है, वो हो ये रहा है कि एसीडब्ल्यू का पानी जो है वो रिटर्न लाइन हमने सीडब्ल्यू लाइन में जोड़ दिया है। अब क्या हो रहा है कि जब मैं ये जैसा मैंने आपको बताया, जब हम लोग प्लांट चालू करते हैं तो सबसे पहले एसीडब्ल्यू पंप चालू करते हैं। तो एसीडब्ल्यू पंप मैंने चालू किया, अब वो रिटर्न लाइन के थ्रू क्या हो जाता है ना, मेरा कंडेंसर में भी चार्ज हो जाता है। ये पानी यहाँ से गया, वो कंडेंसर कूलिंग टावर तक तो गया ही गया, पैरेलली वो कंडेंसर में भी वाटर चार्ज हो गया। तो एसीडब्ल्यू जब चालू कर रहा हूँ
तो कंडेंसर का भी ट्यूब के अंदर पानी मेरा चार्ज हो गया है। तो वो क्या होता है कि ACW का लाइन हमने इंटरकनेक्शन से थ्रू जोड़ दिया है CW लाइन में, तो उससे हमारा इमरजेंसी पर्पस और पैरेलली ये दोनों पानी सेम है, दोनों तो सेम सम्प से यूज कर रहे हैं, तो दोनों अपना वर्किंग उसका कूलिंग उसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो अगर दोनों को यूज भी करूंगा तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, ये फेज वाइज यूनिट 1 का यूनिट 1 में कनेक्ट कर दे रहे हैं, यूनिट 2 का यूनिट 2 में कनेक्ट कर दे रहे हैं, और ये भी क्लोज साइकिल में घूम रहा है। सर एसीडब्ल्यू का जो पानी है, मतलब हम लोग जो डीएमसीडब्ल्यू जो है, जो डीएमसीडब्ल्यू जो वाटर सर्कुलेट करता है उसको ठंडा करने के लिए हम लोग एसीडब्ल्यू का पानी यूज करते हैं। हाँ, ये चीज सर ये समझ नहीं आएगा यहाँ पर क्या चीज समझ नहीं आया बताइए। इसमें ना सिंपल सा ये क्या है ना, थोड़ा प्लांट के अंदर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं भी समझ रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं होगा। प्लांट के में अपना ज्यादा अंदर मत जाओ। क्या हो रहा है सिंपल सा बात है। सर ये स्कीम ट्रेसिंग में समझ आएगा। स्कीम ट्रेसिंग में आपको समझ में आ जाएगा, लाइन ट्रेस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हो क्या रहा है कि हमने जो सर यही से माउस से ये देखो आपका ना, ये संप है, ठीक है, कोल्ड वाटर का जो संप है ना, ये वाला संप है, और यहीं पर मैंने पंप लगाया है। ये सारे CW पंप है और ये दोनों साइड में ACW पंप है। अब ये CW पंप में से जो पानी जो है, अब ये सप्लाई हुआ, सपोज ये यूनिट 1 का 2 पंप है और यूनिट 2 का ये 2 पंप है, और बीच में एक स्टैंड बाई है जो कि दोनों यूनिट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये CW पंप जो 1 और 2 यूनिट 1 का है, उसका पानी सप्लाई हुआ, ये सप्लाई हुआ, ये यहां से गया, ये क्या हुआ, कंडेंसर में अंदर गया, और ये फिर वापस रिटर्न आया, रिटर्न आके चला गया कूलिंग टावर में, ठीक है, कूलिंग टावर चला गया, फिर कूलिंग टावर में ये ठंडा हुआ, फिर संप में आ गया, ठीक है। ये यूनिट 1 का हो गया, पैरेलली आप समझ लो यूनिट 2 का ऐसे ही हो गया, ये यूनिट 2 का सर्किट ऐसे हो गया। अब ये ऑरेंज वाला आते हैं, ये यूनिट 1 का ACW पंप हो गया, इसमें 2 पंप है, उसमें से कोई एक पंप चालू हुआ, मैंने ये सप्लाई दिया। अब ये सप्लाई जो है यहाँ से इंसर्ट हुआ, ठीक है। अब ये इसको मैंने क्या कर दिया है कि फेज वाइज ACW का ना, ये यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक कॉमन हेडर बना दिया है। मतलब अगर मान लो ना कि मैं चाहूंगा कि यूनिट 1 का पंप चालू करके 2 नंबर में भी पानी जाना चाहे तो जा सकता है। ये देखो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है, इसका भी डिस्चार्ज है, ये इसका भी डिस्चार्ज है। अब ये दोनों ज्वाइंट हो गया, अब ये सप्लाई हो गया। अब ये सप्लाई होने के बाद यहाँ पर 2 स्ट्रेनर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ACW पानी जो है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएगा, तो वो उसमें यहाँ पर संप में क्या होता है कि बाहर से एटमॉस्फेयर से कचरा वचरा आ जाता है, तो उसको वो स्ट्रेनर में यहाँ क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हेडर है, अब हेडर के थ्रू यहाँ पानी चला गया, और यहाँ से पानी जो है ये PHE में आ गया, जो हमारा कूलिंग मीडिया है, और PHE में आने के बाद ये अपना काम किया, फिर इसके बाद यहाँ से रिटर्न हो गया। अब यहाँ से रिटर्न होने के बाद ये रिटर्न जो लाइन है, ये देखो, ये आप यहाँ से एक लाइन जाकर जुड़ गया अपना यूनिट 1 में, और एक लाइन जाकर जुड़ गया यूनिट 2 में, समझ गए। मतलब एक ACW में चालू करूंगा तो दोनों एक साइड के दोनों यूनिट में पानी चले जाएगा। तो ये पैरेलली वैसे ही हो रहा है, ACW आपका रिटर्न हो गया, ये 2 लाइन है, ये 2 इनलेट भी 2 है और आउटलेट भी 2 हो गया, तो ऐसा कनेक्ट हो गया, और बस इतने ही दुआ हुआ उसमें। कुछ हुआ अभी क्लियर, हल्का क्लियर हुआ। तो ये एक सर्किट है CW ACW का पंप का सर्किट है। इसमें मतलब कूलिंग टावर में से पानी हम कैसे मेन प्लांट में ले रहे हैं, और फिर वो हीट लेकर बाहर आ रहा है। जैसे कूलिंग टावर से फिर DM प्लांट में जाता होगा, क्यों जाएगा DM प्लांट? बोले कि कचरा वगैरह आ जाता है, तो साफ करना। ये जो तुम्हारा यहाँ पर स्ट्रेनर लगा हुआ है,
ये जो है ना स्टेनर, ये स्टेनर में वो क्या कर रहा है, एक फिल्टर टाइप का लगा हुआ है, उसको वाटर को क्लीन करते चले जाएगा और हेवी पार्टिकल्स यहाँ फंस जाएंगे। हाँ हो गया, ठीक है। वो जो 40,000 जो फ्लो हो रहा था उसका कैसे कैलकुलेशन है, आप देखो कि CW फ्लो जो है ना 1 यूनिट के लिए DHL क्या बोलता है, 1 यूनिट में कम से कम 32,500 CW का फ्लो होना चाहिए। ACW का 3157, यानी कि टोटल 3567 का कैलकुलेशन होना चाहिए। तो हमें पता था कि हमारा 18,000 का एक पंप का कैपेसिटी है, ठीक है। तो 2 पंप हमने चालू किया CW का, तो 36,000 हमारा CW पंप का फ्लो मिल गया, और एक ACW पंप चालू किया जिससे हमको 3,350 का कैलकुलेशन का फ्लो मिल गया, और हमको इन दोनों से चलाने से यहाँ पर अराउंड 40,000 के आसपास फ्लो मिल रहा है। लेकिन रिक्वायरमेंट हमारा इतना है, तो बस थोड़ा सा मार्जिन हम लोग रखते हैं। हमेशा मार्जिन कोई भी डिजाइन होता है वो मार्जिन के हिसाब से ही बनता है, और ये बस इतना ही है। इसके अलावा क्या समझ नहीं आ रहा बताओ, बता देता हूँ। कहाँ देना है इंटरव्यू? जेपीएल में तुमको सब कुछ पूछेंगे, सब पूछेंगे भाई इसलिए। हाँ मतलब आपको जैसे कि कोई भी पंप की बात हो रही है ना, तो पंप का स्पेसिफिकेशन पता होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पंप का स्पेसिफिकेशन तो थोड़ा हम लोग अंदर चले आ रहे हैं। सबसे पहले सर्किट पता होना चाहिए, सर्किट क्या हो रहा है, पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, और उससे भी पहले बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि आप जैसे बात कर रहे हो किसी भी चीज, पावर प्लांट टोटल जो है ना थर्मोडायनामिक्स में बेसमेंट डिजाइन है, सब कुछ आपको थर्मोडायनामिक्स से कनेक्टेड रहता है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल में काम कर रहा है। तो वो प्रेशर कौन सा प्रिंसिपल में काम कर रहा है वो थ्योरी पता होना चाहिए। हर चीज अपना कोई ना कोई प्रिंसिपल में काम कर रहा है, वो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। उसके बाद उसका सर्किट, और लास्ट अगर आप ना ये पंप का स्पेसिफिकेशन नहीं बताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर सर्किट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वहाँ गलत करोगे तो सामने में कोई इंप्रेस नहीं होगा। और क्या समझ में आता है कूलिंग टावर के बारे में आप लोगों को पर्सनली खुद से? आप कहीं जॉब कर रहे थे क्या? मैं तो वही देख रहा हूँ करने, तो फिर तो आइडिया होगा ना बहुत कुछ। हाँ कौन सा डिपार्टमेंट में थे? यहाँ C&I था ना? अभी भी C&I हो ना? अभी तो सर मतलब ये कोर्स कर रहा हूँ करके। अच्छा, नहीं तो प्रोसेस, ये देखो ये क्या ना प्रोसेस है। अब इसके बाद प्रोसेस जानने के बाद डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं मैकेनिकल पार्ट है, लेकिन ये मैकेनिकल पार्ट नहीं है। आप गाड़ी जैसे कार है, कार चला रहे हो तो कार तो हर कोई चला रहा है ना, तो कार का हर एक पार्ट और उसका काम के बारे में जानना जरूरी है। बाकी उसका अलग बात है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो उसका म्यूजिक सिस्टम और उसका स्टीयरिंग व्हील कोई C&I देखेगा, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट इलेक्ट्रिकल देखेगा, मैकेनिकल देखेगा, लेकिन जो ड्राइवर है उसको सब पता होना चाहिए, तो वो जरूरी है। तो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। इसमें ये स्टार्टिंग में जो बात कवर कर रहा था वो सिर्फ उसका कूलिंग टावर में प्रोसेस क्या प्रोसेस में काम करता है, एकदम बेसिक में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि कूलिंग टावर में क्या होता है पार्ट बाय पार्ट, और क्या उसका उसमें प्रिंसिपल क्या काम करता है। इसके अंदर में प्लांट के अंदर गया ही नहीं। प्लांट में जाओगे तो थोड़ा सा आप स्टीम प्रेस कर लोगे, या आप लोग स्टीम प्रेसिंग का बुक मिला है क्या?
तो वो जैसे साइड पे जाओ घूमोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, तो फिर एक थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोगों के पास दो दो प्लांट है, दो अलग अलग डिजाइन में बेस्ड में, तो दोनों में अलग अलग आपको आइडिया होगा और अलग अलग ये एरिया के बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, अनुपम कुमार टेम्परेचर और डी जब कहीं पर ना सुपर हिट, जहाँ पर सुपर हिट आपका टीम जा रहा है, उसको मैं अगर स्प्रे करके कूल करके तो वहाँ डी सुपर हिट यूज करता हूँ। और टेम्परेचर जो है हमने कहीं यूज करना है, मतलब जैसे भी जहाँ भी कूलिंग के लिए यूज हो रहा है वाटर ठंडा करना है तो कूलिंग में आपको वाटर कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो सुपर हिटर को जैसे हम लोग कूल कर रहे हैं तो वहाँ भी हीटर में कूलिंग होता है, सुपर हिटर स्टीम में कूलिंग होता है। मेल कर दो, क्या आईडी बता। ये एरोडायनेमिक्स से बनाते हैं ना, ताकि क्या होता है कि आपका इनिशियली एयर जो है ना, मतलब जब वो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी पाइप है, सपोज सिंपल सा पाइप है, वहाँ से कुछ भी फ्लो कर रहा है, वो एक आउटपुट जो स्पीड देगा ना, एक नॉर्मल स्पीड देगा, लेकिन उसमें आप बीच में प्रेस कर रहे हो तो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वो क्या है कि एक तरह से क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका नोजल की तरह बन जाता है, और उसको वो बन जाता है कि आपका बढ़ जाता है डिफ्यूजर नहीं होता। ऐसा हम पढ़े नोजल तो स्टेबिलिटी के लिए होता है, नोजल तो इस तरह ये वाला पार्ट तो डिफ्यूजर नीचे जितना चौड़ाई ऊपर देखो कम हो सकता है। एक दिन को बताओ ना बाकी हां एस दिलशाद DIL SHAD मॉडल आईडी डाल दो। अरे नहीं हो रहा है, क्या करते हैं करा गया। ठीक है, आप फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू। ओके, अरे अपना वो हो गया, बंद कर दो, सबमिट कर दो। नहीं यार और भी जो नहीं है इसका हाइट कितना रहता है सर? 2 मीटर 2.5 मीटर, और जो बीच में जो सर सेंट्रल मोटर लगा रहता है उसका 7 मीटर है। कहाँ पे? सम के सेंटर, जहाँ से सम के सेंटर में मोटर, कौन सा मोटर बात कर रहे हैं? जैसे पानी गिर रहा है, हाँ वो जो डेप्थ जहाँ कलेक्ट होता है, हाँ